प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 20 मई तक की 5 देशों की यूरोप पश्चिम एशिया यात्रा केवल एक सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं है। यह उस समय हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ते तनाव ने ग्लोबल एनर्जी रूट्स और सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया और भारत अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आपूर्ति, व्यापारिक गलियारों और दीर्घकालिक निर्यात बाजारों को सुरक्षित करने की एक व्यापक रणनीति के रूप में सामने आ रही है। यूएई भारत के लिए एक निर्णायक साझेदार बनकर उभरा है। दोनों देशों ने 200 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और यूएई पहले ही भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश दौरे पर, जिसको लेके बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। मित्रों, विपक्ष प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर आपने देखा खूब हल्ला मचाता रहा, इस बार भी मचा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन भूल जाता है कि देश आज जिस सुदृढ़ स्थिति में है वह इन्हीं दौरों की वजह से है। नहीं तो जिस तरह का हाल कांग्रेस की सरकारों में भारत का रहा है उससे तो आप सब परिचित है ही। और इस बार का दौरा तो और भी खास है। और क्यों खास है ये आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 20 मई तक की 5 देशों की यूरोप पश्चिम एशिया यात्रा केवल एक सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं है। यह उस समय हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ते तनाव ने ग्लोबल एनर्जी रूट्स और सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया। दुनिया एक नए आर्थिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर रही है और भारत अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आपूर्ति, व्यापारिक गलियारों और दीर्घकालिक निर्यात बाजारों को सुरक्षित करने की एक व्यापक रणनीति के रूप में सामने आ रही है। So this is not a traditional foreign policy but rather economic diplomacy for at the time of crisis। इस यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होता है और अपने आप में एक बड़ा संकेत यह है। मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में जो ग्लोबल सिनेरियो है, भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ऊर्जा सुरक्षा का है। हॉर्मुज़ क्षेत्र में अस्थिरता के कारण तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यूएई भारत के लिए एक निर्णायक साझेदार बनकर उभरा है। दोनों देशों ने 200 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और यूएई पहले ही भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। वहाँ रह रहे हैं लगभग 45 लाख भारतीय इस रिश्ते को केवल एक आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और रणनीतिक गहराई भी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएई अब ट्रेडिशनल ओपेक प्लस लिमिट से बाहर निकलकर अधिक लचीली ऊर्जा नीति अपना रही है, जो भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह अब केवल खाड़ी देशों के साथ संबंधों का मामला नहीं रहा गया है, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है, उसको एंश्योर करने का एक प्रश्न बन चुका है। ऊर्जा के बाद इस यात्रा का दूसरा बड़ा केंद्र है नीदरलैंड, जो धीरे धीरे भारत के लिए यूरोप के सेमीकंडक्टर और हाईटेक इकोसिस्टम का प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार 27.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि डच निवेश
55.6 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। लेकिन इस साझेदारी का वास्तविक महत्व आंकड़ा से कई बड़ा है। भारत अब यूरोप की चिप सप्लाई, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वेस्ट इंडस्ट्रियल नेटवर्क में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी कर रहा है। 27 से अधिक सेमीकंडक्टर संबंधित समझौते इस बात का संकेत है कि भारत केवल उपभोक्ता बाजार बन रहने के बजाय तकनीक संप्रभुता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यही साझेदारियां भारत के डिजिटल और औद्योगिक भविष्य की नींव बन सकती है। स्वीडन इस यात्रा का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसका महत्व प्रतीकात्मक से नहीं अधिक कहीं ज्यादा अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन का एक साथ यूरोप के शीर्ष औद्योगिक नेतृत्व को संबोधित करना यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत अब यूरोप के साथ केवल व्यापार नहीं बल्कि उसकी भविष्य की इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना चाहता है। भारत स्वीडन व्यापार 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और स्वीडिश निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन वास्तविक कहानी यह है कि भारत खुद को यूरोप की अगली मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। नवे इस यात्रा का शायद सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे दूरगामी प्रभाव वाला हिस्सा है नॉर्वे। 43 इयर्स के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे दौरा इस बात की संकेत देता है कि भारत अब नार्डिक क्षेत्र को केवल एक छोटे यूरोपीय समूह के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रहा है। आर्कटिक समुद्री मार्ग, ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी, हाइड्रोजन टेक्निक और नार्डिक नवाचार नेटवर्क आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देते। नॉर्वे का सोवरन वेल्थ फंड पहले ही भारत में लगभग 18 अरब डॉलर की निवेश कर चुका है, जबकि EFTA के तहत प्रस्तावित 100 अरब डॉलर का निवेश भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार को नई गति दे सकता है। ये साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक पूंजी और भविष्य की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का माध्यम है। इस यात्रा का अंतिम बड़ा स्तंभ इटली है, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों यानी IMEC का यूरोपीय प्रदेश द्वार बन चुका है। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक स्टोरी कर चुका हूँ। इसकी अहमियत बेहद बड़ी है क्योंकि यह गलियारा भारत और यूरोप के बीच माल ढुलाई के समय को लगभग 40% कम कर सकता है और लॉजिस्टिक लागत में 30% तक की गिरावट ये ला सकता है। भारत और इटली के बीच व्यापार पहले ही 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और दोनों देश 2029 तक इसे 20 अरब यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यदि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आगे बढ़ता है तो इटली केवल एक साझेदारी देश नहीं रहेगा बल्कि भारत की नया वैश्विक आर्थिक संरचना का केंद्रीय बिंदु बन जाएगा। पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। भारत एक साथ 4 बड़े रणनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। UAE के माध्यम से एनर्जी सिक्योरिटी, नेदरलैंड के जरिए टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी, स्वीडन और इटली के माध्यम से यूरोप की इंटीग्रेशन इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और नॉर्वे के जरिए रणनीतिक पूंजी तथा आर्कटिक पहुंच। भारत की बहु ट्रिलियन डॉलर निर्यात अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा पूरा व्यापारिक ढांचे और असुरक्षित सप्लाई चेन पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके लिए न्यू कॉरिडोर्स, न्यू पार्टनर्स, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केवल दुनिया का दौरा नहीं कर रहे हैं, वो बदलती वैश्विक व्यवस्था के भी भीतर भारत की नई जगह तय करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना। आगे फिर से
प्रधानमंत्री का यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद इससे रिलेटेड और कई बातें हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। खुद इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।